गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपके बीच जो क्लास बायोलॉजी का लेकर आए हैं ये जनरल साइंस के अंतर्गत आएगा। और जो पिछला वीडियो हम डाले थे उसमें सिलेबस हम नहीं दिए थे। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है, हमें किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पढ़ के ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, बल्कि उतना पढ़ा जाए जितने से हम एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते। अगर आपका साथ रहा तो बिहार एसएससी, बिहार एसआई और एनटीपीसी सीबीटी 2 जैसे एग्जामों को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बायोलॉजी के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है। जितना पढ़ना है काफ़ी हो जाएगा ये एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। सिलेबस पहला रहेगा जीवन की उत्पत्ति। पहला क्या रहेगा सिलेबस में? पहला टॉपिक रहेगा जीवन की उत्पत्ति, जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके लिए माफ कीजिएगा हमें, क्योंकि सिलेबस बना हुआ था बट मैंने डायरेक्ट पढ़ाना ही चालू कर दिया, सो सॉरी। आइए देखते हैं सिलेबस। जीवन की उत्पत्ति में आपको ब्रह्मांडवाद तक पढ़ा दिए थे। और जब ये चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद हम पीडीएफ शेयर करेंगे और उस पीडीएफ पर जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वो सब सारी क्वेश्चनों के साथ रहेगा। तो जीवन की उत्पत्ति में ब्रह्मांडवाद तक हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा जैव विकास। जैव विकास हो गया, जीव विज्ञान का वर्गीकरण हो गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक उसमें छोटे छोटे हैं जिनको पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत। अगला जा रहा है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण मतलब मनुष्य किस वर्ग में आता है, मछली किस वर्ग में आता है, ये सब के बारे में, वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे जीवों के वर्गीकरण के चरण और वर्गीकरण का इतिहास। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे जो एक ही वीडियो में खत्म होंगे। उसके बाद आपका टॉपिक है उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक नहीं, 3 नंबर में आ जाता है आपका कोशिका यानी सेल। कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है और उत्तकों के संयोग से अंग का निर्माण होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उत्तक। इसके अंतर्गत छोटा छोटा टॉपिक आएगा जिसको देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब 5 नंबर में आ जाएगा आपको पादपों की अकारकी। तो पादपों की अकारकी में हम लोग जानेंगे पादप की विशेषता, विविधता, उसके विकास का चरण। पादप एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है या नग्न बीजपत्री है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसमें? पादपों की अकारकी में, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में क्या जानेंगे? पादपों के बारे में जानेंगे। नंबर 6 में आ जा रहा है आपका पोषण। पोषण से आप सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पोषण या हम लोगों को पोषण मिला है, यानी पोषण, न्यूट्रिशन, इसके बारे में विटामिन, खनिज लवण इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। और 7 नंबर आ जाता है आपका कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका 7 टॉपिक। और ऐसा 18 टॉपिक, ऐसे 18 टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। बस 18 टॉपिक में आपका बायोलॉजी खत्म। और अगर बायोलॉजी का ये 18 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर कभी एग्जाम में आएगा। बस काफ़ी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बायोलॉजी इतना पढ़ लिए काम हो गया, और इतना हम आप लोग को बहुत जल्द ही पढ़ा देंगे।
और आगे इसके बाद टॉपिक भी लिखेंगे 8 नंबर में। बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। तो चलिए अब हम लोग 1 नंबर टॉपिक पर आते हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन आना ही है, हर हाल में आना। और पिछला जो हम लिखाए हैं वीडियो देखते क्रम में स्क्रीनशॉट लेकर उस सिलेबस को आप लोग लिखेंगे। पर डे जो सिलेबस कंप्लीट होगा, जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर आपको कोई निशान जैसे नौ का चिन्ह या फिर कुछ बिंदी इस तरह से लगा देना, ये टॉपिक हो चुका है। तो आशा करते हैं 7 नंबर जो टॉपिक 7 नंबर तक लिखाए हैं वहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं या लिखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, श्वसन तंत्र। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने की क्रिया। सिंपल शब्दों में, अगर किताबी लैंग्वेज में जाइएगा तो इसको मतलब लगेगा बड़ा सा हो गया है, बल्कि सिंपल शब्दों में श्वसन का मतलब सांस ले रहे हैं, यही श्वसन हो गया। इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद 9 नंबर आ जाता है आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। 9 नंबर पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत लीवर आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, आपका अमाशय आ जाएगा, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये सब के बारे में जानकारी किससे मिलेगा आपको? पाचन तंत्र, पाचन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या, तो ये सारी बात आपको पाचन तंत्र से जानकारी मिलेगा। उसके बाद आप आइएगा 10 नंबर टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानना है। इस पे 10 नंबर टॉपिक पे उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम उत्सर्जन के बारे में जानेंगे, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड अन्य सारी बातों के बारे में जानेंगे, जो कि जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो डिटेल से इसको देखा जाएगा। उसके बाद आप आइएगा तंत्रिका तंत्र। यही हुआ जिसका मुझे था इंतजार, वह घड़ी आ गई, वो यही घड़ी है। इससे तो क्वेश्चन हर हाल में हर एग्जाम से आएगा। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये आपको पढ़ा ही रहे हैं जो मल्टी एग्जामिनेशन आप फेस कर सकें, एक एग्जाम नहीं। अगर जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं इसको आप कंप्लीट करते हैं तो मेरा वादा और चैलेंज दोनों है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। और क्विज भी होगा, वो बाद में आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा। ये है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे 11 नंबर टॉपिक में। और उसके बाद आ जाएगा आपका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र से भी क्वेश्चन आएगा। जितना भी इस पे लिखा हुआ भी टॉपिक लिखा हुआ है वो भाई बेहद इम्पोर्टेंट है। बट पिछले बार लिखा है उसमें पादप और कारकी जो करके लिखाए थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आएगा। परिसंचरण तंत्र, ये क्या है? परिसंचरण तंत्र मतलब क्या? जो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण किस तरह होता है, किसमें शुद्ध रक्त रहता है, किसमें अशुद्ध रक्त रहता है, हृदय रक्त पंप कैसे करता है, ये सब के बारे में जानकारी हमको किससे मिलेगा? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आप आइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब देखिए, अंतःस्रावी तंत्र मतलब हमारे शरीर के अंदर, अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर के अंदर
एंजाइम या फिर कुछ भी पदार्थ का स्त्रावन किस प्रकार होता है, कहाँ से क्या होता है, ये सब आपको जानकारी किससे मिलेगा, अंतःस्त्रावी तंत्र से। यानी और उसके बाद आप आ जाइए प्रजनन तंत्र 14 नंबर। प्रजनन तंत्र, इससे भी क्वेश्चन आएगा। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, बाइलिंगुअल क्लास होगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। और जहाँ भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम बताएंगे, आपके हर कमेंट का जवाब हम देंगे। ये 14 नंबर टॉपिक तक हो गया। अब 4 गो टॉपिक बचा 4 गो टॉपिक लिखेंगे, बायोलॉजी खल्लास, बायोलॉजी को उड़ा देंगे धुएं में। चलिए अब चौथा टॉपिक, 4 गो टॉपिक बचा है, ठीक। तब तक आप लोग उसको देखिए, एक बार भी देख लीजिए फिर से, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो आइए दोस्तों, 14 नंबर तक हो गया था, अब आते हैं 15 नंबर। हम तो आपको बतेबे किए 18 को टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजी को गोल करना है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। चलिए 15वां टॉपिक है, उखड़ गया। 15वां टॉपिक है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग। अरे यार, ये तो वेरी वेरी वेरी, मतलब कहा जाए तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे सवाल, इस टॉपिक से बहुत सारा, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर आप लेके देखिए, उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलवे करेगा, हर हाल में मिलेगा। तो इसमें हमको पढ़ना है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग में, मानव में एलर्जी कैसे होता है, कौन सा बीमारी किस कीटाणु के वजह से होता है, विषाणु के वजह से होता है या जीवाणु के वजह से होता है, और इसके लिए प्रतिरक्षा क्या है, इससे बचाव क्या है, इस सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज। अगला आप आइए अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। शायद इससे आप लोग बहुत बार वाकिफ होंगे, क्योंकि एग्जाम का हाईलाइटेड टॉपिक इतना लिखा हुआ है आपका। ये 8 नंबर से तो शुरू हुआ है और 18 नंबर तक है, टोटल का टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना ही है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से अपने क्लास में। जब ये टॉपिक आएगा तो इसको बहुत ही डिटेल से देखा जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी। 17 नंबर टॉपिक, सॉरी टॉपिक है 17 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है? इसमें पढ़ना है जैव विकास के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इस सब के बारे में हम कहाँ जानेंगे, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आगे बढ़ते। अब 18 नंबर आइए, विविध मिसलेनियस हम बनाए हैं फुल्ली सोच विचार कर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीव विज्ञान की उपशाखा, विज्ञान की उपशाखा, नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सक, मतलब जितना भी हाईलाइटेड है उस सबको इस मिसलेनियस में पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन बजाएगा तो जाएगा कहाँ, आएगा इधर ही। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए नहीं तो अपने लिए ही जितना पढ़ा रहे हैं उसको नोट नहीं करना पड़ेगा। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसका PDF आपको खुद टेलीग्राम चैनल पर अपने टॉपिक को खत्म होने के जस्ट बाद डाल देंगे। अब उस दिन आपको पढ़ाए थे जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? जीवन के उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, हम इधर हट जाते हैं।
तो आइए दोस्तों, आज की क्लास से पहले वाला क्लास में जीवन की उत्पत्ति के विषय में 3 सिद्धांत पिछले बार हम बता चुके हैं। पिछले क्लास में जो लास्ट क्लास लिए थे उसमें जीवन की उत्पत्ति के विषय में जो हम बताए थे, पृथ्वी का इतिहास बताए थे, जिसमें अजीवी इरा और अजीवी महाकल्प और जीवी महाकल्प के बारे में हम लोग जाने थे। उसके बाद तीसरा जो आपका था ब्रह्मांडवाद था। ब्रह्मांडवाद को दिए थे रिक्टर नामक साइंटिस्ट ने, जिनके मुताबिक जीव द्रव्य ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में विद्यमान थे, जो पृथ्वी पर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। चलिए, उसके बाद आते हैं चौथा सिद्धांत जो आ जाता है जीवन की उत्पत्ति के विषय में। वो सिद्धांत आपका है रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत। रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत। क्या है? रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत। क्या है? थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस और मेटेरियलिज्म थ्योरी। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो केमिकल सिद्धांत क्या है? केमिकल रासायनिक अभिक्रिया पर ही जीवन का मूलभूत आधार है, इसी से जीवन का विकास होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका मीनिंग यही है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे रूसी बायोकेमिस्ट, यानी रूसी बायोकेमिस्ट थे। इनका नाम क्या था? A.I. ऑपेरिन। और वो अपनी पुस्तक, इनके द्वारा पुस्तक लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इन्होंने चर्चा किए हैं इनका रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत। इनके मत के अनुसार जो है कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक विकास के फलस्वरूप ही जीवन की उत्पत्ति हुई। और इनके प्रतिपादक इनके मत से सहमत एक और वैज्ञानिक थे। कौन थे? J.B. हॉल्डेन या हॉल्डेन बोल सकते हैं आप, J.B. हॉल्डेन। तो इसी को दोनों को मिला दिया गया, दोनों का नाम मिला दिया गया और इनके सिद्धांत का नाम एक जगह यहाँ पर लिख रहे हैं। इनके सिद्धांत का नाम पड़ गया ऑपेरिन इनके सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई है सरल कार्बनिक यौगिक का क्रमिक विकास के फलस्वरूप जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। सिंपल शब्दों में अगर किताबी भाषा में जाइएगा ये हो जाएगा सरल कार्बनिक यौगिक का क्रमिक विकास के फलस्वरूप क्रमिक विकास हुआ। उसके बाद जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और जटिल कार्बनिक यौगिकों में अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा आदि आते हैं। कहने का तात्पर्य है, इनका मत है जो
जो बाह्य अंतरिक्ष में जो है ना, बाह्य से परावैंगिक किरण, इनका मत ये है जो परावैंगिक किरण पृथ्वी पर आया जिससे सरल कार्बनिक यौगिक का कार्मिक विकास हुआ। मतलब इनका कहना पहले ये था कि पृथ्वी पहले ऋणावेशित आधिक्य था, जिसके चलते इस पे ऑक्सीजन की कमी था, और जब बाह्य स्रोत से परावैंगिक किरण का प्रादुर्भाव हुआ तब जाके क्या हुआ, सरल कार्बनिक यौगिक का क्रमिक विकास हुआ, और सरल कार्बनिक यौगिक के बाद जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। जटिल यौगिकों का एग्जाम्पल है अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा आदि। आइए इसमें और कुछ पॉइंट बचा हुआ है जो फिर देखते हैं। आइए अब रासायनिक संश्लेषण के बारे में, रासायनिक संश्लेषण के सिद्धांत के बारे में और कुछ जानकारी पर। जटिल कार्बनिक यौगिक का तो निर्माण यहाँ पे हो ही गया। अब यही सब कार्बनिक यौगिक, यही सब कार्बनिक यौगिक जीव द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनको जीवन की उत्पत्ति का आधार माना है। आसान शब्दों में समझ, जटिल कार्बनिक यौगिक का जब विकास हो गया, जटिल कार्बनिक यौगिक में आपको पता है वसीय अम्ल, मीथेन आदि आ जाते हैं, और यही सब कार्बनिक यौगिक जो है जीव द्रव्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जीवन का निर्माण कैसे संभव हो, तो जीवन का निर्माण पृथ्वी पर पहले ब्रह्मांड आया, तब पृथ्वी हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से पहले परावैंगिक किरण आया जिससे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे तत्व पदार्थ आए जिससे जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाए। वही कह रहा है जीवन की उत्पत्ति का आधार यही कार्बनिक यौगिक है ना, जीव द्रव्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के कारण। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अगला टॉपिक
जो होगा, कल इसमें कुछ और बचा हुआ है जिसको कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल ये टॉपिक खत्म होने के बाद जैव विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिलहाल इसमें हम कल बताएंगे जो जीवन की उत्पत्ति किस क्रम में हुआ, और सबसे पहले किसका निर्माण, कौन से जीव का निर्माण हुआ, वो जीव प्रकाश संश्लेषी था या मतलब या दूसरे पर डिपेंड था। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या, खुद से अपना भोजन बनाना, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। इससे बेटर और कुछ नहीं। तो चलिए कल हम आपको लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पर किस जीव की उत्पत्ति हुई। तो धन्यवाद। ऐसा विश्वास है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।